जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फ़िज़ा खामोश थी। शहज़ादी फ्लोरिंडा तारिक बिन ज़ियाद की आंखों में देख रही थी। आखिर शहज़ादी फ्लोरिंडा ने ही कहा, बिछड़ते हुए कुछ नहीं कहोगे सिपाही? तारिक बिन ज़ियाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने दिल की तर्जुमान ज़बान की बात को आंखों में रख दिया है और तुम इशारों की ज़बान समझ रही हो। आका ग़ुलाम, ग़ुलाम आका। यहूदा अब जॉर्ज का ग़ुलाम था। ये जॉर्ज बहुत रज़ील फ़ितरत इंसान था। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ी बहुत तालीम हासिल की। बाप मर चुका था, माँ बीमार थी, कई बहनें थीं, कई भाई थे। इन सब का बार इसके सर था। एक रोज़ ठोकरें खाता हुआ यहूदा के महल सरा में पहुंचा। यहूदा को एक मेहनती और कारगुजार आदमी की ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर ईसाई की, ताकि उसके कारोबार में रखना ना पड़े। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ईसाई ताजरों से मामलात इसके ज़रिए खुश असलूबी के साथ अंजाम पाते रहें। यहूदा इससे बहुत खुश हुआ। इसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी और मनसब भी। अब वो इसकी कोठी का एक मामूली क्लर्क नहीं बल्कि इसके वसी कारोबार का मैनेजर था। इसके दिल में यहूदा की बेटी मार्टीन बसी थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और अजीब सी तमन्नाएं इसके दिल में उमड़ने लगती। लेकिन वो एक नौकर था और अपनी आकाज़ादी से ना इजहार इश्क कर सकता था और ना ही इसके फ़िराक की घड़ियां झेल सकता था। मजबूरन आंखों से काम लेने लगा, यानी टिकटिकी लगाकर वो इसे घूरने लगा। मार्टीन से आंख चार हो जाती तो आंखें नीची करके फिर काम करने लगता और थोड़ी देर के बाद फिर इसे तकने लगता। न जाने क्यों इसे अपने हुस्न मर्दाना और जमाल तरकाना पर बहुत नाज था। वो समझता था कि दुनिया की हर औरत उसके लिए पैदा हुई है। मार्टीन अपनी अफ्तारे मिजाज के एतबार से कुछ अजीब व गरीब सी लड़की थी। वो नौजवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, लेकिन इसके दिल ने अब तक धड़कना नहीं सीखा था। वो वकार और जलाल का पैकर थी। और तो और घर वाले भी इससे डरे डरे से रहते थे। यहूदा और रॉक्सीन तो खैर माँ और बाप थे। ये तो जितना भी चाहते कम था। घर के दूसरे लोग भी उसकी यकताई के कायल थे और ये जॉर्ज तो उसे देखकर इस तरह थरथराने लगता जैसे शेर के सामने बकरी। लेकिन इस दहशत ज़दगी के बावजूद इसे ताकने और घूरने से बाज नहीं आता था। एक मरतबा तो मार्टीन ने इसकी गुस्ताख निगाही को कोई अहमियत नहीं दी, महज इत्तफाक पर मामूल करती रही। लेकिन जब बार बार यही हरकत देखी तो एक रोज़ ख़ुद भी डांटा और बाप से भी जाकर शिकायत कर दी। वैसे जॉर्ज अगर लाखों रुपए का नुकसान भी कर देता तो शायद यहूदा खामोश रहता, लेकिन मार्टीन की तौहीन पर इसके लिए खामोश रहना नामुमकिन था। इसने जॉर्ज को बुलाया और बहुत सख्ती से बाज़ पुरस की। जब वो कोई माकूल जवाब नहीं दे सका तो बूढ़े यहूदा की रगों में जवान खून गर्दिश करने लगा। इसने जॉर्ज को डांटा भी और गालियां भी दीं और गालियां सुनते ही जॉर्ज ने वो दुहाई मचाई और ऐसा हंगामा खड़ा किया कि बेचारे यहूदा को लेने के देने पड़ गए। और आज किस्मत अपना फ़ैसला कर चुकी थी। अब जॉर्ज आका था और यहूदा ग़ुलाम। दोनों साथ साथ जा रहे थे, जॉर्ज आगे आगे और यहूदा गर्दन झुकाए पीछे पीछे। जॉर्ज के कब्ज़े में यहूदा की दौलत थी और ख़ुद यहूदा भी, और यहूदा की झोली में आंसुओं और आहों के सिवा कुछ न था। इसके अलावा इसके पास जो कुछ भी था वो छिन चुका था, हत्ता कि इसकी महबूब बीवी रॉक्सीन और चहीती बेटी मार्टीन भी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो आस्तीन से इन्हें पोंछ रहा था। जॉर्ज ने उसे रोता देखकर कहा, आप तो मुझसे कहा करते थे कि ज़माने के मसाइब से दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि मर्दाना वार इनका मुकाबला करना चाहिए। यहूदा ने कहा, हाँ कहा करता था, लेकिन अब पढ़ी तो अमल नहीं कर सकता।
जॉर्ज ने सवाल किया। क्यों नहीं कर सकते? यहूदा ने जवाब दिया, तुम इसे मेरी कमज़ोरी कह सकते हो। कुछ देर जॉर्ज खामोश रहा, फिर उसने कहा, वाकई औरत फसाद की जड़ है? यहूदा ने कोई जवाब न दिया। जॉर्ज ने कहा, अगर आप मेरे और अपनी बेटी मार्टीन के मामले में दखल देते तो ये दिन आपको ना देखना पड़ता, यूं आप तबाह न होते। यहूदा ने एक आह सर्द भर कर कहा, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? जो कुछ होना था हो चुका। जॉर्ज ने तसल्ली और दिलदही के लहजे में कहा, किस्मत का लिखा अब भी मिट सकता है, जो कुछ हो चुका आप बदल सकते हैं। यहूदा ने कहा, वो कैसे? जॉर्ज ने बेतामुल जवाब दिया, मार्टीन की शादी मेरे साथ कर दीजिए। यहूदा ने बेबसी के आलम में कहा, लेकिन मार्टीन से अब मेरा ताल्लुक़ क्या रह गया? मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ और वो फ़ादर की कनीज़। जॉर्ज ने ख़ुद एतमादी से कहा, फ़ादर को औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं, ख्वाह वो कितनी ही हसीन और जमील क्यों ना हो। औरतें तो हम दुनियादारों के काम आती हैं। यहूदा राह चलता रहा, कुछ ना बोला। जॉर्ज ने कहा, आप जवाब क्यों नहीं देते? एक ठंडी आह भरकर यहूदा ने कहा, क्या जवाब दूं? मेरे इख्तियार में क्या है? जॉर्ज मलाइमत के लहजे में गोया हुआ, सब कुछ। यहूदा ने अफसुर्दगी के साथ कहा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। जॉर्ज ने कहा, आप सिर्फ हाँ कर दीजिए, फिर मैं सारे काम खुद कर लूँगा। यहूदा ने कहा, लेकिन मेरे अकेले के हाँ करने से क्या होता है? मार्टीन भी तो माने। जॉर्ज ने कहा, अब वो भी मान जाएगी। यहूदा ने पूछा, तुम्हें यकीन है? जॉर्ज ने कहा, हाँ पुख्ता यकीन है। यहूदा बोला, नहीं वो बड़ी ज़िद्दी लड़की है। जॉर्ज ने जवाब दिया, जानता हूँ, लेकिन एक बात और भी जानता हूँ जिसे शायद आप मुझसे कम जानते हैं। यहूदा ने कहा, वो क्या? जॉर्ज बोला, यह कि मार्टीन दुनिया में आपसे ज़्यादा किसी को नहीं चाहती। वो आपकी बर्बादी पर अपने आप को कुर्बान कर देगी। अच्छे दिनों में वो आपका कहना हरगिज़ ना मानती, लेकिन बुरे दिनों में आपकी बात क़यामत तक नहीं टालेगी। यहूदा फिर खामोश हो गया और जॉर्ज ने बड़े नरम लहजे में कहा, आप अगर हाँ कह दें तो जानते हैं आपको क्या फ़ायदे होंगे? बेदिली के साथ यहूदा ने कहा, नहीं। जोश के साथ जॉर्ज बोला, आपकी बेटी मार्टीन मिल जाएगी, रोक्सीन मिल जाएगी, मालो दौलत का जो हिस्सा महफूज रह गया है वो मिल जाएगा। कोठियाँ, बागात, खेत खलियान, दुकानें, कारखाने, सामान तिजारत और हर चीज़ वापस मिल जाएगी। यहूदा के मुंह से राल टपकने लगी। उसने इश्तियाक और बेताबी के साथ पूछा, वाकई? जॉर्ज ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, हाँ सच। एक एक चीज़ ले लीजिए और इस जले हुए मकान के खंडर पर फिर एक नया महल तामीर कर लीजिए। यहूदा ने कहा, तो फिर मैं हाँ कहता। जॉर्ज जोश मुसर्रत से बेकाबू हो गया। उसने अपने ग़ुलाम यहूदा का मुंह चूम लिया और कहा, आप हाँ कहते हैं? यहूदा ने कहा, हाँ जॉर्ज। उसे फिर यकीन न आया और उसने कहा, आप मार्टीन को मुझे देते हैं? यहूदा ने उठकर कहा, हाँ भाई हाँ, आखिर कितनी मर्तबा कहूँ, लेकिन एक शर्त है। आप जॉर्ज का घर आ चुका था। उसने एक सजे हुए कमरे में, जिसका सारा साजो सामान यहूदा ही का था, उसे इज़्ज़त और एहतराम के साथ बिठाया। फिर पूछा, कहिए वो शर्त क्या है? यहूदा ने कहा, बहुत मामूली लेकिन बहुत अहम। जॉर्ज ने कहा, फरमाइए तो। यहूदा ने जवाब देते हुए कहा, शर्त ये है कि मार्टीन मेरी बेटी को कोई एतराज़ ना हो। मैं इस पर जबर नहीं कर सकता। जॉर्ज हंसकर बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं? यहूदा ने संजीदगी से सवाल किया, क्यों, क्या हुआ? जॉर्ज को और ज़ोर से हंसी आ गई और इसने कहा, मैंने कहा ना कि मैं आपकी बेटी मार्टीन को राज़ी कर लूँगा। मैं ज़िम्मा लेता हूँ, इनकार नहीं करेगी। यहूदा ने कहा, ठीक है, तो फिर जाओ, देखो फ़ादर क्या कहते हैं। मेरी बेटी मार्टीन क्या जवाब देती है? देर क्यों करते हो? जॉर्ज ने मुस्कुरा कर कहा, जाऊँगा, जाता हूँ।
آپ تو مجھ سے زیادہ بیتاب ہیں۔ یہودا نے کہا، مجھ سے مارٹین کی جدائی نہیں برداشت ہوگی، بغیر اس کے میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے کہتے یہودا کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ رونے لگا۔ جارج نے اسے تسلی دی اور کہا، بالکل پریشان نہ ہوئیے، مارٹین آپ کی بیٹی آئے گی، آپ اس سے ملیں گے، میں، وہ اور پھر ہم دونوں کے بچے ساری زندگی آپ ہی کے قدموں میں گزاریں گے، لیکن ذرا صبر سے کام لیجیے۔ یہودا تلملا گیا اور اس نے کہا، آخر کیوں؟ جارج نے سکون کے ساتھ کہا، آپ فادر کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ یہودا نے کہا، میں بھی جانتا ہوں، وہ میرے پڑوسی تھے، اکثر میرے ہاں آیا کرتے تھے، انہیں روپے کی جب ضرورت ہوتی میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ جارج نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن وہ دنیا ترک کر چکے ہیں، انہیں اپنے لیے کبھی روپے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کلیسا کے لیے وہ یہودیوں سے روپیہ چھیننا کار ثواب سمجھتے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ پر انہوں نے کبھی سختی نہیں کی۔ یہودا سے خاموش نہ رہا گیا اور اس نے کہا، لیکن ایک ہی دفعہ میں ساری کسر نکال دی، یہ تو مانو گے؟ جارج زور زور سے ہنسنے لگا۔ آج یہودا کو اندازہ ہوا کہ اس کے کہکے کتنے تکڑے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جارج نے کبھی اس کے سامنے زور سے ہنسنے کی جرت نہیں کی۔ ہنستے ہنستے وہ بولا، چھوڑیے، ان باتوں کو بھول جائیے، میں فادر کے پاس کل جاؤں گا۔ یہودا نے کہا، کل کیوں؟ جارج نے کہا، آج وہ بہت برہم ہیں۔ یہودا مطمئن نہ ہوا، اس نے کہا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جارج نے کہا، آج وہ کسی کی نہیں سنیں گے، بلکہ شاید ملنا بھی پسند نہ کریں۔ کل جاؤں گا اور انہیں شیشے میں اتار لوں گا۔ کیا آپ ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتے؟ یہودا نے کہا، ایک دن نہیں، 1 مہینہ صبر کر لوں گا، لیکن کامیابی کی امید کم ہے۔ جارج نے اطمینان دلایا اور کہا، آپ نے فادر کا صرف ایک رخ دیکھا ہے، یہ کہ وہ یہودیوں کے ساتھ کیسے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ یہودا نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، یعنی وہ عیسائیوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ جی ہاں، میرا مطلب یہی ہے، جارج نے کہا۔ یہودا نے بہت دھیمی آواز میں کہا، اچھا بھائی، وہ بھی دیکھ لوں گا، بلکہ اور بھی جو کچھ دیکھنا پڑے گا تو وہ بھی دیکھوں گا۔ جارج نے کوئی جواب نہ دیا، مسکراتا ہوا گھر کے اندر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کئی قسم کے اچھے اچھے کھانے لے کر آیا اور کہا، بھوک تو لگی ہوگی، کھانا کھا لیجئے۔ یہودا سے کہا، بھوکا تو ہوں، لیکن کھایا نہ جائے گا۔ جارج نے حیرت سے یہودا کی طرف دیکھا اور کہا، آخر کیوں؟ یہودا نے کہا، اتنے بڑے غم کا بوجھ جو مجھ پر پڑا ہے، ابھی میں اس کا عادی نہیں ہو سکا، ذرا عادی ہو لوں تب کھاؤں گا، اور کھاؤں گا کیوں نہیں؟ زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی، لیکن آنسو خشک ہو لینے دو جارج۔ یہودا کی ان باتوں سے جارج بھی متاثر ہوا، اسے بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے مارٹین کی حسین اور معصوم تصویر پھرنے لگی۔ وہ سوچنے لگا، نہ جانے مارٹین نے بھی کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ جارج نے کہا، نہیں، میں بھی نہیں کھاتا، مجھ سے بھی نہ کھایا جائے گا۔ وہ کھانا لے کر واپس جانے لگا تو یہودا نے کہا، تم تو کھا لو۔ جارج نے جاتے جاتے کہا، اب کل ہی کھائیں گے، ہم، آپ، روکسین اور مارٹین سب ساتھ۔ ایپیسوڈ 39 اختتام پذیر ہوئی۔